आइए इस क्लास में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानते हैं। जनरली क्लास 11th में ही ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सिखाए जाते हैं और बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में, अपने डेली लैंग्वेज में अपन यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं बिजनेस। अब बिजनेस का देखिए, कोई भी वर्ड को आप अप्रोच करें तो सबसे पहले उसका नॉर्मल लिटरल इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस का सिंपल इंग्लिश मीनिंग है टू कीप oneself बिजी। बिजनेस वर्ड जो है, अगर आप उसको संधि करेंगे उसकी, तो वो आता है बिजीनेस। मतलब किसी भी चीज में आप बिजी हैं, वो बिजनेस है। देसी भाषा में हम उसको, बिजनेस को, व्यापार भी बोलते हैं। व्यापार आप समझते हैं। तो टू कीप oneself बिजी इज बिजनेस। उस नॉर्मल के इसके अंदर, अकाउंट्स के भी अंदर, हम किसके अकाउंट्स कर रहे हैं, किसके अकाउंट्स बना रहे हैं या किसका हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं, वो बिजनेस का कर रहे हैं। हम अपने घर के हिसाब किताब को तो नहीं मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस में। तो बिजनेस का जो लेन देन है वही हम अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इज सिंपल भाषा में लेना देना या लेन देन या बाइंग और सेलिंग। जब भी आप खरीदते बेचते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लेना देना दो लोग, जनरली वो दो लोगों के बीच में या दो बिजनेसेस के बीच में या दो कंपनीज के बीच में होता है। तो सिंपल भाषा में ट्रांजैक्शन इज लेन देन या बाइंग और सेलिंग ऑफ समथिंग। नाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन तो वही हुआ बिजनेस के लिए, बट बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुआ, हम एंट्रीज किसकी करते हैं, हम सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हैं उन्हीं को अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। हमारे घर के या ओनर के घर के एक्सपेंसेस वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाए जाएंगे। सपोज ओनर ने, जो मालिक है बिजनेस का, उसने अपने बच्चे के स्कूल की फीस भरी, तो वो यहां रिकॉर्ड नहीं होगा अकाउंट बुक्स के अंदर, क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो बिजनेस से रिलेटेड, अगर बिजनेस ने कोई सामान खरीदा है बेचने के लिए, कोई एसेट खरीदा है, कोई सेल करी है, कोई सैलरीज दी, वो ही ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। और वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हों। अब फाइनेंशियल नेचर का क्या हुआ, सपोज बिजनेस में कोई व्यक्ति आया और उसको आपने एम्प्लॉय किया, यानी कि नौकरी पे रखा, तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने आज इसका इंटरव्यू लिया और उसको मैंने जॉब पे रख लिया तो मैं वो एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूं। नहीं। हाँ, जब वो व्यक्ति आपको सर्विस देगा और आपको एक लीगल ऑब्लिगेशन जब आपका राइज हो जाएगा उसको सैलरी देने का, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि कैश में लेन देन होना जरूरी है। जैसे हमने उधार में गुड्स खरीदे या उधार में गुड्स बेच दिए, कैश आया नहीं, गया नहीं, बट फिर भी वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि लेना देना हुआ। लेना देना कैसे हुआ, आपने गुड्स बेचे, सेल कर दी, अब उसने आपको अगर पैसा नहीं भी दिया, अगर कैश मिल गया तो दोनों तरफ एक्सचेंज हो गया, गुड्स भी और कैश भी। बट अगर एक तरफ ही ट्रांजैक्शन हुआ है कि भाई सिर्फ गुड्स ही बाहर गए, कैश नहीं आया, बट आपके पास एक लीगल प्रॉमिस आ गई है सामने वाले की तरफ से कि भाई मैं आपको फला डेट को पेमेंट कर दूंगा, तो अगेन वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा और एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होके वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा। सपोज किसी कंपनी से आपकी बात हुई कि सर ये ऑर्डर आप हमें दे दीजिएगा, हम आपको ये ऑर्डर को कंप्लीट कर देंगे 2 महीने बाद। नाउ ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। जब आप गुड्स बनाएंगे तभी वो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको गुड्स को, यार एक इसको कट कर देना, इसको कट ही कर देना, ये वाले पार्ट को बस हो गया, वो रिदम नहीं आई, वो इसी में काट नहीं सकते अपन। नहीं, इसमें नहीं, वो उसमें होगा। कहाँ से समझाओगे? तो मैं उसको फाइनेंशियल नेचर के बाद, ये मतलब ये लास्ट लाइन तू खुद ही देख के हटा देना। मतलब फंबल कर रहा था मैं उसमें, मैं रुक गया था, तो मतलब एक्सेस हो गया था, ठीक है, काट देना।
तो फाइनेंशियल नेचर का हो गया। ठीक है, मैं एंटिटी मतलब ये जो लास्ट है जहाँ से मैंने बोला ना, हाँ। उससे एक दो लाइन पहले हाँ, काट देना जहाँ से कल भी काट दी थी सर। हाँ, बस ठीक है। एंटिटी, नाउ एंटिटी का मतलब होता है एनी यूनिट। एंटिटी सिंपल वर्ड्स में उसका मतलब होता है एक सिंगल यूनिट। नाउ बिजनेस भी जो है, बिजनेस एंटिटी जो होती है वो हर एक बिजनेस एंटिटी अलग होती है और हर एक बिजनेस एंटिटी के अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। जैसे आप देखेंगे बाजार में 10 दुकानें हैं लाइन से, वो सब एक अलग अलग यूनिट्स हैं, वो सब अलग अलग बिजनेस एंटिटीज हैं। तो एंटिटी का मतलब सिर्फ एक यूनिट होता है, दैट इज अ सिंगल यूनिट। अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है खाता। देखिए आपने अकाउंट वर्ड बहुत सुना होगा। अब अकाउंट को सिंपल देसी भाषा में हिंदी में तो अपन बोलते हैं इसका मतलब खाता है। अब खाता बनाया कैसे जाता है और क्यों बनाया जाता है और उसका फायदा क्या है। हम जो बिजनेस अकाउंटिंग सीख रहे हैं यहाँ पे वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग सीख रहे हैं, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो अकाउंट यानी खाता एक टी शेप फॉर्म का एक अकाउंट होता है, जिसका एक साइड डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। अब डेबिट में जो भी एंट्रीज होती हैं, क्रेडिट में जो भी एंट्रीज होती हैं, उसकी दोनों साइड का टोटलिंग होती है। ग्रेटर साइड जो होता है उसका टोटल दोनों तरफ लिखा जाता है। यानी सपोज इधर का टोटल 1 लाख आ रहा है और इधर का 80,000 आ रहा है, तो आप दोनों तरफ 1 लाख लिख देंगे। और इधर का 1 लाख आ रहा था और इधर 80,000 आ रहा था, तो इसका डिफरेंस है 1 लाख माइनस 80,000 20,000, तो बैलेंसिंग फिगर ये 20,000 आ जाता है। इसको बोलते हैं खाता। अब इससे हमें फायदा क्या है? इससे फायदा यह है, जैसे मान लीजिए आप एक व्यक्ति के साथ या एक बिजनेस यूनिट के साथ या एक बिजनेस एंटिटी के साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं साल में। जरूरी तो नहीं है आपने एक बार ही माल बेचा एक व्यक्ति को, हो सकता है आप रेगुलर कस्टमर हो आपका और हर महीने आपसे या हर 15 दिन में आपसे वो माल खरीदता हो, तो आपको उसका खाता मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वो आपसे माल लेगा, कई बार आपको पेमेंट करेगा, कभी एडवांस कर देगा, कभी डिले कर देगा, कभी हाथों हाथ पेमेंट दे देगा। तो अब हम उसको मेंटेन कैसे करेंगे? तो जब भी हम उसको सेल कर रहे हैं, जो भी हम उसको सेल कर रहे हैं, वो हम एक तरफ लिखते जाएंगे। जब भी हम उसको गुड्स बेच रहे हैं तो हम उसको इस तरफ लिखते जाएंगे एक तरफ, और जब भी उससे हमें पेमेंट्स आ रही हैं वो हम एक तरफ लिखते जाएंगे। तो जब हमारे पास ये होगा कि भाई हमने इसको इतने का माल बेचा और सपोज हमने उसको 1 लाख का माल बेचा और उससे पेमेंट हमारी सिर्फ 80,000 आई है, तो हमें पता लग जाएगा हाथों हाथ एक नजर में देखते हैं कि हमें इससे 20,000 रुपए लेना है। तो ये खाता जो है ये आपको एक इंस्टेंस में आपको बता देता है कि उस व्यक्ति से आपका क्या लेन देन है। जैसे सिमिलरली अगर आप किसी से माल उधार में खरीद रहे हैं, तो आप उससे कई बार वो खरीद रहे हैं, कभी उसको नगद में पेमेंट दे रहे हैं, कभी उसको एडवांस दे रहे हैं, तो आप एक नजर में अपने देख के, अकाउंट को देख के, खाते को देख के ये बता सकते हैं कि हाँ आज की तिथि में या आज की डेट में मुझे इसको कितना पैसा लौटाना है। तो ये इंपॉर्टेंस है खाता की, अकाउंट की। नाउ सबसे और इम्पोर्टेंट जो है कैपिटल। कैपिटल वर्ड आपने सुना होगा। तो कैपिटल को नॉर्मल भाषा में बात करें तो होता है पूंजी। ठीक है, ओनर के 2 अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल होता है और ड्राइंग्स होता है। जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, जो भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, उसको अमाउंट इन्वेस्टेड by the owner in business। जो ओनर पूंजी लगा रहा है बिजनेस में वो उसको कैपिटल बोला जाता है। इसको ओनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोला जाता है, ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है। और इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर हम इसको लिखते हैं तो इस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल बोला जाता है। अब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या होती है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन एक अलग टॉपिक में हमने वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अभी के लिए आप सब इतना समझ लीजिए, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल।
ये स्थायी होती है कैपिटल। स्थायी मतलब जनरली ये स्टैटिक होती है, ये इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, ये बार बार चेंज नहीं होती है। कैपिटल रोज रोज बिजनेस में नहीं लगती, ओनर जनरली साल में या जब बिजनेस स्टार्ट करता है तब लगाता है, और जब एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है बिजनेस को एक्सपैंड करना हो या कुछ हो तब लगाता है। रोज रोज ना उस कैपिटल को छेड़ा जाता है ना बाहर निकाला जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए एक बिजनेस में लगाया और 3 महीने बाद 5 लाख निकाल लिए या 3 लाख निकाल लिए तो बिजनेस पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए कैपिटल को बार बार छेड़ा नहीं जाता ओनर के द्वारा, क्योंकि ओनर की जो सेविंग्स होती हैं वो पैसा जो वो पार्क कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, वही पैसा वो उसके अंदर लगाता है और उसको लगाना चाहिए। तो ये स्थायी है और सब्जेक्टिव। ये नहीं है कि वो कैपिटल कभी विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ओनर ने अपना पैसा लगाया बिजनेस में, पैसा तो ओनर का ही है, वो चाहे तो कभी भी निकाल सकता है। बट वो क्यों अपने बिजनेस को नुकसान करेगा, वो भी इन केस ऑफ इमरजेंसी, या उसको लगे कि नहीं है मुझे बिजनेस को बंद करना है, या ये बिजनेस पूरी फ्रूटफुल नहीं है, या ये बिजनेस नुकसान दे रहा है, या कोई और उसकी कोई इमरजेंसी या कंपल्शन आ गया है, तभी वो उस कैपिटल को विड्रॉ करने का सोचेगा। और कैपिटल भी ऐसी विड्रॉ नहीं हो सकती। ओनर को जब उसने पूंजी लगाई है तो ओनर को सबसे पहले अपने सारे एसेट्स को बेचना पड़ेगा और अपनी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद अगर जो भी कैपिटल बचती है वही ओनर बिजनेस से बाहर निकाल सकता है। ठीक, अब ड्राइंग्स मैंने आपको जैसे बताया कि कैपिटल और ड्राइंग्स दो अकाउंट्स हैं ओनर के। अब ड्राइंग्स क्या हुआ, ड्राइंग्स जब ओनर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अपने खुद के एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट, जब ओनर से बोल देंगे, जब ओनर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर। अब देखिए, अगर मान लीजिए ओनर जो है जिसने कैपिटल लगाई, उसने क्यों लगाई है कैपिटल, उसने कैपिटल लगाई है कि ये बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा, और वो प्रॉफिट किसका हक है, वो ओनर का हक है। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। अगर लॉस हो गया तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। अगर उसका बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड होने से उसकी पूंजी बढ़ जाएगी, और अगर लॉस हो रहा है तो उसकी पूंजी घट जाएगी। तो ड्राइंग्स, मगर अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो उसको डे टू डे में भी मीट करने हैं अपने, तो मान लीजिए उसको अपने घर का रेंट देना है, तो वो बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस तो चल रहा है, कुछ प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि साल के एंड में ही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और कितना प्रॉफिट हुआ तभी पता लगेगा, तभी ओनर विड्रॉ करेगा। भाई साल का इतना 12 महीने का पीरियड है, तो हो सकता है ओनर को अपने पर्सनल पैसे निकालने हो, पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, तो उस अकाउंट को हम ड्राइंग्स अकाउंट बोलते हैं। तो दैट इज ड्राइंग्स इज वन अकाउंट विच इज an owner's account. It is amount withdrawn from business by the owner for personal use or for personal, to meet personal expenses, right? Now next is liabilities. अब liabilities क्या होती हैं? जनरली ये वर्ड एसेट्स और लाइबिलिटीज आपने कई बार सुना होगा। लाइबिलिटी एक बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी टू परफॉर्म, नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉट दिस मीनिंग इज नॉट यूज्ड इन बिजनेस, बट नॉर्मल लाइबिलिटी, यू आर लाइबल टू पे, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है, आप बाध्य हैं, यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे, आपका ऑब्लिगेशन है। अगर मान लीजिए आपने किसी से, जनरली बिजनेस को छोड़िए, अगर हम बात करें, आपने जाके फोन खरीदा किसी दुकान से, फोन खरीदा और आपने उसने बिल काटा, आपके पहचान की दुकान थी, आपने बोला मैं 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, तो आपका ऑब्लिगेशन है ना पे करना, आपकी लाइबिलिटी है पे करना। आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में आपको दाखिला कराया है, वहां पे आप पढ़ रहे हैं, अब वहां पे आप स्कूल की सर्विसेज ले रहे हैं, स्कूल आपको पढ़ा रहा है, तो आपके पेरेंट्स की लाइबिलिटी है ना वो आपको, आपके स्कूल को फीस देना। सो इट्स योर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर ड्यूटी और देयर ऑब्लिगेशन टू पे। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी, जब बिजनेस किसी से उधार में माल खरीदता है
मतलब क्रेडिट पे माल, उधार में यानी क्रेडिट पे माल खरीदता है, तो बिजनेस की भी लायबिलिटी है वो पे करना, वापस उस आदमी को, उस बिजनेस को वापस पेमेंट करना, दैट इज देयर लायबिलिटी। सो लायबिलिटी को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, और नॉन करंट को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। अब इसका डिस्टिंक्शन कैसा होता है, जो लायबिलिटीज हमें 12 मंथ्स पीरियड के अंदर पे करनी है, विद इन 12 मंथ्स, वो करंट लायबिलिटीज हैं, एंड जो लायबिलिटीज ओवर 12 मंथ्स हम पे कर सकते हैं उनको हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, मिठाई का बिजनेस है, अब दिवाली के टाइम बिजनेस पीक पे होता है, या फेस्टिवल्स के टाइम पे बिजनेस पीक पे होता है और वॉल्यूम सडनली बढ़ जाती है। तो 2 महीने के लिए अगर मान लीजिए किसी को पेमेंट अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या उस 2 महीने के लिए, क्योंकि ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे, माल ज़्यादा बिकेगा, तो आपको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, आपको वर्किंग भी ज़्यादा चाहिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तो आपको पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तो पैसा आपने मान लीजिए सिर्फ 2 महीने के लिए आपको पैसा चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप किसी से लंबे समय के लिए लोन लेने तो नहीं चले आएंगे, 10 साल के लिए लोन दे दो मुझे, आपको सिर्फ 2 महीने की क्रेडिट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, या तो उस व्यक्ति से बोलेंगे कि भैया मुझे आप उधार में माल दे दीजिए, और मान लीजिए अगर वो उधार में आपको ज़्यादा माल नहीं दे सकता, तो आप किसी से शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पैसा उधार ले सकते हैं। पर्सनली अपने दोस्त से ले सकते हैं, रिश्तेदार से ले सकते हैं, या शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कई बैंक्स भी प्रोवाइड करती हैं, आप उनसे ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं, जिसपे आप शॉर्ट टर्म के लिए, जितने टाइम के लिए आप पैसा यूज करेंगे उतने टाइम के लिए आप ब्याज देंगे। तो वो लायबिलिटी आपकी, अगर आपने किसी से 3 महीने के लिए पैसा दिया है तो आपको 3 महीने में वापस करना है, तो दैट इज योर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्योंकि वो मैच्योर हो रही है, वो आपकी लायबिलिटी का एक्सटिंग्विश या खत्म हो जाएगी 3 महीने के अंदर ही, या 4 महीने के अंदर। तो 12 मंथ का पीरियड है, और इसकी हम विद इन 12 मंथ्स है। इसमें एग्जांपल्स क्या हुआ, क्रेडिटर्स जिनसे हम माल उधार में खरीदते हैं, ये क्रेडिटर्स हो सकते हैं। बिल्स पेबल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हम एक अलग वीडियो में पूरा करेंगे बिल्स पेबल्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप समझ लीजिए बिल्स, एनी अमाउंट विच इज पेबल फॉर द शॉर्ट टर्म, बिल्स पेबल्स। तो ये मुख्य तौर पे ये 2 चीजें ही होती हैं, और भी हैं एग्जांपल्स, बट अभी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। नाउ लॉन्ग टर्म क्या हुआ, जैसे बैंक लोन, सपोज आपने बिजनेस एक्सपैंड करना है, आपको एक एडिशनल कैपेसिटी जनरेट करने के लिए, ज्यादा बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक नई बिल्डिंग बनानी है। अब नई बिल्डिंग बनानी है तो वो तो उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, और वो कोई आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रिटर्न 6 महीने में तो आ ही नहीं जाएगा उस बिल्डिंग का जो बेनिफिट होगा। तो आप क्या करेंगे, एक लंबे समय के लिए लोन लेंगे, जनरली बैंक से लोन लेंगे 5 साल का या 10 साल का, कि धीरे धीरे ये बिल्डिंग, आज मान लीजिए मैंने 1 करोड़ में बनाई, तो 1 करोड़ में 1 महीने में तो या 1 साल में तो जनरेट नहीं कर पाऊंगा बिजनेस से, तो एक मंथली इंस्टॉलमेंट पे आपने बैंक से एक EMI बना के कि हर साल में आपको ये 10 साल में ये लोन पटा दूंगा या लोन को खत्म कर दूंगा। तो दैट सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी, दैट इज अ बैंक लोन, बिकॉज इट इज फॉलिंग ओवर 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा पीरियड हो रहा है, तो वो एक नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपकी हो जाएगी। ठीक, नाउ कमिंग टू एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, हमारे घर में हम अगर इंडिविजुअल की बात करें, हमारा क्या एसेट है, हमारा घर हमारा एसेट है, हमारी कार हमारी एसेट है, हमारा फोन एसेट है। हम इनको एसेट्स क्यों बोलते हैं, वो प्रॉपर्टीज जो हमें एफिशिएंटली वर्क करने के लिए हेल्प करती है, या हमारी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए हेल्प कर रही है। अगर आपका बहुत अच्छा घर है, कंफर्टेबल आपका एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी जगह है, तो आपकी लाइफस्टाइल बेटर होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आपके पास गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, तो आपको कम्यूट करने में या कहीं आने जाने में बहुत इनेबल करेगी, बहुत हेल्प करेगी। तो ये सब आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी एसेट्स है ना। बिजनेस के लिए क्या एसेट्स है, बिजनेस में जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हो, कोई मिठाई का काम में कर रहा है, कोई हार्डवेयर की किसी की शॉप है, कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी का प्लांट है, तो उन सब के लिए जिसमें भी वो डील कर रहे हैं, जिस बिजनेस में, उसको एफिशिएंटली काम करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है चीज़ों की, वो सब एसेट्स हैं। जैसे एक शॉप, किसी की एक शॉप है तो वो उसका एसेट है।
जो फर्नीचर फिक्सचर शॉप के अंदर लगा हुआ है वो सब उसका एसेट है। जो एयर कंडीशनर, जो फैंस, ये सब जितने भी फिक्सचर्स लगे हुए हैं सब एसेट्स हैं। तो एसेट्स कौन से हुए? जो कि हमें बिजनेस में काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, वी आर डन विद एसेट्स। एसेट्स का हमने बेसिक वो समझ लिया, उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। नाउ ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स जो है वो ये है कि एसेट्स को हम करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस एसेट्स में बांटते हैं। नाउ करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि योर स्टॉक, जैसे कि योर डेटर्स, जैसे कि योर बिल्स रिसीवेबल्स। देखिए, डेटर्स कौन है? जिनसे आपको पैसा लेना है, आपने उधार में माल दिया, आपको उनसे पैसा लेना है, वो डेटर्स हैं। तो आप उनको जनरली क्रेडिट कितना देंगे? 3 महीने की, 6 महीने की, इससे ज़्यादा तो क्रेडिट नहीं दे सकते किसी को। तो वो आपके डेटर्स जो हैं विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो करंट एसेट्स हैं। स्टॉक, आपके गुड्स जो पड़े, योर गुड्स जो है वो भी आप इमीडिएटली अपना कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं माल बेच के, और आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप डिस्काउंट ज़्यादा देके आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो, इनको हम लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं। लिक्विड मीन्स एनीथिंग, लिक्विड मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट कौन सा है? कैश। कैश तो आपका लिक्विड एसेट्स ही, तो इट्स अ करंट एसेट ओनली। नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। दे आर फिक्स्ड इन नेचर। फिक्स्ड इन नेचर कैसे? जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड नेचर के वो है, ये रोज ना चेंज होते हैं, ना ऊपर होते हैं ना नीचे होते हैं। स्टॉक, कैश, डेटर्स, ये सब तो आपके फिगर्स रोज चेंज हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट लैंड, बिल्डिंग तो आपकी रोज चेंज नहीं होने वाली बिजनेस में, तो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। अब वो भी आगे फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल। लैंड, बिल्डिंग, टैंजिबल का मतलब ये होता है विच कैन बी फिजिकली फेल्ट, आप छू सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा टैंजिबल एसेट है, इसको हम टच कर सकते हैं, राइट? सो एनीथिंग, लैंड, बिल्डिंग, योर और अदर एसेट्स विच कैन बी फिजिकली बी फेल्ट, लाइक मशीनरी, वो सब जो है आप छू सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स कैसे होते हैं? आपने अगर नाम सुना होगा पेटेंट्स, पेटेंट्स, पेन इज बैक, पेटेंट्स, गुडविल। अभी पेटेंट्स और गुडविल क्या होती है ये आगे कई हम वीडियोस में कवर करेंगे। बट इनटैंजिबल एसेट्स दैट कैन नॉट बी फेल्ट, टच्ड, इट कैन बी, यू कैन अज्यूम एंड यू कैन फील कि ये हमारे पास एसेट है। जैसे पेटेंट, यानी पेटेंट जनरली क्या होता है कि आपने कोई राइट खरीद लिया, जैसे माइनिंग में आपने एक माइनिंग का राइट खरीद लिया कि ये जमीन ली है मैंने और उसमें मेरे पास 5 साल का राइट है इसको खुदाई करने का ना, ये आपका एक एसेट है, बट ये आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो। आपको वो राइट जो है फिजिकली आप ये नहीं कर सकते दिस इज माय राइट, ठीक है? तो वो आपका पेटेंट्स, गुडविल, गुडविल भी अपन अगर वीडियोस में कवर करेंगे। ये सब जो है ये फिजिकली आप फील नहीं कर सकते, इसलिए उनको इनटैंजिबल एसेट्स बोलते हैं। नाउ फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? दीज आर लॉसेस, दीज आर सच लॉसेस व्हिच कैन नॉट बी। जनरली क्या होता है, आपको कोई भी लॉस होता है तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको चार्ज कर देते हो, यानी कि बुक कर देते हो, ये इस साल का हमारा नुकसान है। बट कई ऐसे नुकसान होते हैं जो कि हम एक साल में बुक नहीं कर सकते, उनको उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनका वॉल्यूम बहुत होता है, तो बिकॉज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द लॉस, you cannot book in 1 year, so you take it and carry over for further years. So that is a fictitious asset. It is a fictitious and a fiction. So it is not actually an asset, but it is a fictitious asset. It is like a fiction. ठीक है? So this is done with assets. Now coming to goods. Goods किसको बोलते हैं? Goods simple line में हम बात करें, in which in which the business deals in. देखिए, आपकी अगर मान लीजिए हार्डवेयर की शॉप है, तो हार्डवेयर की अगर आपकी शॉप है तो आपकी एक शॉप में आप बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, दुकान आपके क्या है? एसेट की गुड एसेट है आपका। आप दुकान में तो डील नहीं कर रहे ना, दुकान में डील करना मतलब दुकान तो बेच खरीद रहे नहीं है, दुकान इज अ प्लेस जहां पे आप काम कर रहे हैं बैठ के,
आपके अंदर रैक लगे हुए हैं, फर्नीचर फिक्चर्स हैं, एसी लगा हुआ है, कंप्यूटर, ये सब आपके एसेट्स हैं, ये सब आपके गुड्स नहीं है। गुड्स क्या होंगे? अगर जैसे मान लीजिए आपकी हार्डवेयर की दुकान है तो आपके कील, हथौड़ी, लोहे का सामान, जो भी चीज आपकी है, ये सब आपने जो चीज खरीद रहे हैं बेचने के लिए। और एक फर्दर उसके लिए अपन रख सकते हैं ऑल द थिंग्स which is bought in order to sell। वो चीजें जो आप खरीदते हैं बिजनेस में बेचने के लिए। आप दुकान इसलिए नहीं खरीदा है कि आपको बेचनी है, आपने फर्नीचर फिक्सचर इसलिए नहीं लगाया कि आपको बेचने हैं, आपने कंप्यूटर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको बेचना है। आपने जिसमें जो आपका व्यापार है, अगर कोई मिठाई वाला है तो उसके लिए मिठाई गुड्स है, अगर कोई हार्डवेयर की दुकान है तो उसके लिए हार्डवेयर गुड्स है, अगर किसी की स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी की दुकान में उसकी जो स्टेशनरी के आइटम्स है वो गुड्स हैं। सपोज एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, उनका काम है कि वो एसीज, फ्रिज, कूलर्स ये बेचें। अब एक एसी जो उनके लिए खुद की दुकान में लगा हुआ है उनको सर्विस देने के लिए, और एक एसी जो रैक में रखा हुआ है बेचने के लिए, इन दोनों में क्या फर्क हुआ? जो एसी रैक में रखा हुआ है बेचने के लिए वो तो गुड्स होंगे, क्योंकि वो इसलिए खरीदा गया था एसी ताकि बेचा जा सके, तो वो उसमें व्यापार, उसमें हम डील कर रहे हैं, वो बिजनेस है उसका, एसी खरीदना और बेचना। और वो एसी जो शोरूम को ठंडा करने के लिए लगा हुआ है वो आपका एसेट है, बिकॉज वो आपको एनेबल कर रहा है और हेल्प कर रहा है कि बिजनेस अच्छे से एफिशिएंटली रन हो। कस्टमर आपकी दुकान पे आया है तो उसको कूल एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ऐसा नहीं है कि वो पसीना पसीना और एसी खरीद रहा है। तो आपको ये सारी चीजें जो आपको बिजनेस को एफिशिएंटली एनेबल करती है, हेल्प करती है काम करने में, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। और जो चीजें, जो गुड्स जो खरीदे जाते हैं इन ऑर्डर टू सेल, उनको हम गुड्स बोलते हैं, राइट? सो वी हैव डन दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो, राइट? Sir, there are how many topics which we cover in our videos? ये जो आपको अभी हमने अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट किया है, तो ये भी 10 अकाउंटिंग टर्म्स हम इसमें कवर करते हैं, और अनदर वीडियो में हम 10 करते हैं। देखिए अकाउंटिंग टर्म्स तो बहुत सारे हैं, हम इसलिए ट्राई कर रहे हैं आपको कि आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जितने क्लियर होंगे, आगे आपको अप्रोच बहुत इजी होएगी जब भी आप इंडिविजुअली चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, या डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो जब भी आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपकी क्लैरिटी होगी, आप कोई भी अकाउंटिंग टर्म को अप्रोच करें तो सबसे पहले उसका जो लिटरल इंग्लिश मीनिंग है उसको आप देखें कि क्या है। जैसे हमने बोला कि कैपिटल मतलब पूंजी, इट इज अमाउंट इन्वेस्टेड, ये कैपिटल होती है। अब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में आ गए तो आप कभी भी किसी भी अकाउंटिंग टर्म को आप अप्रोच करते हैं या कभी भी कोई भी शब्द नया सुनते हैं तो एक प्रैक्टिस जरूर डालिए कि उसका लिटरल मीनिंग डिक्शनरी खोल के देख लीजिए। आप जैसे हमारे टाइम तो ये ऑनलाइन नहीं होती थी डिक्शनरीज, तो बड़ा फायदा होता था कि हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलते थे तो उसमें एक मीनिंग पढ़ते थे तो उसके साथ 4 सिनोनिम्स मिलते थे, 4 उससे रिलेटेड वर्ड्स मिलते थे, या उसके जो सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन है उसी के अंदर हमें कोई और नया वर्ड मिल जाता था, तो हम उस वर्ड को पढ़ के दूसरे वर्ड को देख लेते थे। तो अगर आपको कोई भी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, जैसे आजकल ट्रेंड चलता है कि 50 वर्ड्स दे दिए गए और उसकी वोकैबुलरी आप रन कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, मगअप कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। अगर आपको कोई भी अपनी एनरिचमेंट करनी है वोकैबुलरी की, तो आप चाहे वो नॉर्मल इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसका लिटरल मीनिंग आपको फाइंड करना चाहिए, एंड यू ऑलवेज डिफ्रैगमेंट द वर्ड। आप उसका जैसे हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं वैसे उस वर्ड को, जैसे हमने बोला था पहले वीडियो में, बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? टू कीप वनसेल्फ बिजी, दैट इज बिजनेस। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जनरली और भी वर्नाक्युलर जो भी भाषाएं हो, आप जब भी वर्ड को स्प्लिट करते हैं तो आप जनरली आप उस मीनिंग को बहुत इजीली गेज कर लेंगे। ठीक है, शैल वी मूव ऑन? यस सर।